एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एसएससी सीजीएल सीरीज में लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। इसके पहले मैंने 4 और पार्ट डिस्कस किए हैं जहां पर एसएससी सीजीएल में डिफरेंट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को हमने देखा है, जिससे आपको एक नॉलेज हुआ होगा कि साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का आपको साइंस पढ़ने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात कि कौन से टॉपिक आपको कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उन पार्ट्स को देखिए। 2 फायदे होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं जो कई बार बुक्स में हमें नहीं मिलते क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा हमें पता चलता है कि कितना डेप्थ में जाके हमें पढ़ना है या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, मैंने साइंस के क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, ये लास्ट पार्ट है। हिस्ट्री का सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें सीजीएल में सभी शिफ्टों में और जेई में सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन लास्ट 2 इयर्स के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब साइंस और हिस्ट्री के बाद अगला हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में भी हम पिछले 2 सालों में सभी शिफ्टों में आए हुए सीजीएल के पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे और पॉलिटी के बाद हम ज्योग्राफी और स्टैटिक पे बात करेंगे। तो इससे एटलीस्ट आपके पास एक डेटा रेडी हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं भी जाके किसी भी अच्छे से टीचर से जाके पढ़ लीजिए, वो हमेशा आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। और पेपर कैसे क्लियर होगा? जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की नॉलेज होगी, आपको टॉपिक्स की नॉलेज होगी। इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए तो यूजफुल है ही। इसके अलावा अगर आप एनडीए और सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज। सो लेड का एटॉमिक नंबर क्या है? तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए पीबी, ये लेड का सिंबल है। एक्चुअली लेड को हम जो साइंटिफिक नेम या लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं, तो प्लम्बम से ये बना है पीबी और इसका एटॉमिक नंबर पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 82। आप देखेंगे 82 इसका एटॉमिक नंबर है और 207 इसका मास है। एटॉमिक नंबर से हमें जानकारी मिलती है प्रोटॉन्स कितने हैं, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि 82 प्रोटॉन्स आपको लेड में देखने को मिलेंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो 82 आपको इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में लेड देखने को मिल जाएगा। ये इसका मास है। ठीक है, ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मास आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जैसे कि गोल्ड। गोल्ड का भी एटॉमिक नंबर सेवरल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, 79 इज द राइट आंसर। गोल्ड के बाद आता है प्लेटिनम, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी कह देते हैं। प्लेटिनम का नंबर आपको 78 देखने को मिलेगा। और फिर थैलियम, थैलियम का है 81। ठीक है, तो थैलियम, लेड, प्लेटिनम और गोल्ड, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनके नंबर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, किसमें सबसे कम मात्रा में शर्करा या फिर शुगर आपको देखने को मिलेगी? एप्पल, मैंगो, पोटैटो या बनाना? इन सभी में शुगर होती है आपको पता है, लेकिन सबसे कम इन सब में कहाँ होगी? पोटैटो में होगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देखिएगा, अगर आप 100 ग्राम्स यहाँ पे देखेंगे, अगर एप्पल आपने लिया है 10 ग्राम्स ऑफ शुगर पर 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम एप्पल में आपको 10 ग्राम क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। मैंगोज में 14 ग्राम से, बनाना में 12 ग्राम से, जबकि पोटैटो में सबसे कम है विच इज 0.8 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ जी। और ये क्वेश्चन ना एनटीपीसी ने भी पूछा था, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं। मतलब सेवरल एग्जाम में इसको बार बार रिपीट किया गया है, मल्टीपल टाइम्स। तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। और हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने हमें कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी। और कैपिटल जी ना कांस्टेंट होता है, चाहे आप मार्स पे हो, अर्थ पे हो, मून पर हो या कहीं पर भी हो, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। चेंज केवल स्मॉल जी में होता है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट भी सेवरल टाइम एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी एग्जाम में पूछा गया फॉर्मूला है। डन।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हमारी करेंसी क्या है, रुपया है ना, वैसे एनर्जी करेंसी हम एटीपी को कहते हैं। ठीक है, एटीपी का काम क्या नहीं है, तो नर्व इंपल्स प्रोपोगेशन करना, ब्रेन तक सिग्नल को भेजने का काम बिल्कुल करता है। फिर हमारे जो मसल्स हम मूवमेंट कर रहे हैं, अभी मैं हाथ चला रही हूँ, बातें कर रही हूँ, तो जो भी मसल्स का मूवमेंट हो रहा है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एटीपी से मिल रही है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका रोल रहता है, बट एंजाइम को सिक्रेट करने में एटीपी का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्लियर? तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब आप खाना खाते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 36 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द मास नंबर ऑफ पोटेशियम एज, अब पोटेशियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि पोटेशियम एक बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसे आप नॉर्मल नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से घर पे से कट किया जा सकता है। ठीक है, पोटेशियम का अगर हम नंबर देखते हैं तो पोटेशियम का नंबर होता है 19, और ये आपको ग्रुप नंबर 1 में देखने को मिलेगा, लिथियम, ठीक है, सोडियम, आपका पोटेशियम, तो ये आपको ग्रुप नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। अब पूछा है मास, तो यार कहाँ से कितने सारे मास याद रखें, तो अगर आप मास याद नहीं कर पा रहे तो एक जनरल फॉर्मूला चलता है कि मतलब 90% केसेस में ऐसा होता है कि नंबर का डबल मास होता है, पर 90% केसेस में हमेशा हर कहीं ये एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे पोटेशियम की बात हुई तो आंसर हो जाएगा 39। क्या है, 39 आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, मास देखने को मिल जाएगा, और नंबर है 19 पोटेशियम का। Which enzyme in the pancreatic juice help in the breaking down fat? जैसे ही हमारा खाना स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, वहीं ये जो पैंक्रियाज हमारा ग्लैंड है, जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, ये एक्टिव हो जाता है और ये डिफरेंट प्रकार के जूसेस और एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना शुरू कर देता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और ये लोग क्या करते हैं, हमारे खाने को तोड़ने का काम करते हैं, खाने के पाचन में, डाइजेशन में यूजफुल होते हैं। यहाँ पे बोला है वो कौन सा ऐसा एंजाइम है या ऐसा कौन सा जूस है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करेगा। फैट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो आंसर नंबर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन एंजाइम आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारे स्टमक में मिलेगा, और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एमाइलेज। एमाइलेज ये जो एंजाइम है, ये पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, और टाइलिन आपको माउथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस भी होता है, बाइल जूस भी फैट को ब्रेक डाउन करता है, जो कि आपको लीवर में देखने को मिल जाएगा और गॉल ब्लैडर में से स्टोर किया जाता है। डन? क्लियर? तो ये कुछ एंजाइम है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सभी एंजाइम को वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सैलमेंडर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब उभयचर होता है, जो जमीन में भी रह ले, पानी में भी रह ले, जैसे कि मेढक, फ्रॉग, ये भी क्या है आपका एम्फीबियन कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। डन? नेक्स्ट, द ब्रिटिश फिजिशिस्ट नेम पॉल डेरिक was known to have introduced the concept of blank in 1930। तो पॉल डेरिक ने कौन सा कॉन्सेप्ट हमें 1930 में दिया था, ये बात पूछी गई है। आंसर हो जाएगा, इन्होंने हमें एंटी पार्टिकल्स के बारे में बताया था। एंटी पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी 1930 में। जैसे कि कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इस सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं,
इनका अपोजिट, इनके अपोजिट क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन जो होगा उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और एंटी प्रोटॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो एंटी पार्टिकल है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अपोजिट होते हैं, उनके बारे में, उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने दी थी, तो आंसर हो जाएगा पॉल डायरेक ने दी थी 1930 में। डन। नेक्स्ट, इन 1893 which Swiss chemist was the first to understand the molecular structure of inorganic substance? दो प्रकार के सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कि आप बोलेंगे कार्बन जरूर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी अगर हमारी डेथ हो जाती है और उसका डिग्रेशन होता है तो उसमें आपको कार्बन मिलेगा। प्लांट्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जहां पे कार्बन प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमको 1893 में किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। जब आप एनसीईआरटी की क्लास 9th और क्लास 10th की बुक को खोलते हैं तो आपको एवरी चैप्टर के बाद एक किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी लिखी हुई मिलती है कि उन्होंने क्या काम किया, कब नोबेल प्राइज मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ आपको वहां से मिलता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी में उन सारे वैज्ञानिकों के नाम देख सकते हैं, किस फील्ड में उन्होंने काम किया है और किस फील्ड में उन्हें कौन सा प्राइज मिला है। एनसीईआरटी जो अभी अभी तक हमने नोबेल प्राइज डिस्कस किए ना, ये सभी आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्नर ने रिसेंटली हमको बताया था कि किस तरीके से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में आपको बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। 1890 से 1893 के बीच में इन्होंने इस वर्क पर काम किया है, इस एक्सपेरिमेंट में काम किया है। 1913 में आप देखेंगे इन्हें कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। 1913 में इन्हें कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया और नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्होंने ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बताया था कि किस तरीके से ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल मटेरियल में, मतलब ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से डिफरेंट बिहेव करते हैं। ब्लैंक गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है तो आपको गैस का नाम भी पता होगा। आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब स्लैग्ड लाइम, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जब इस पे हम क्लोरीन गैस को प्रवाह करते हैं, फ्लो कराते हैं क्लोरीन गैस का, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल प्लांट मोनोसियस। अब ये क्या होता है, तो देखिएगा, जैसे कि पहले एनिमल की बात करते हैं या प्लांट, तो कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी, अलग अलग फ्लावर या अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे कि कोकोनट होता है, कोकोनट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको साथ में देखने को मिलता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मोनोसियसिस के नाम से जानते हैं, जैसे कि मेज, कुकुम्बर, फिग एंड मेलन। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईच फ्लावर हैज देयर ओन जेंडर, मेल और फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट में जब मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे उसे हम मोनोसियस कहेंगे, और जब यहाँ पे मेल पार्ट अलग फ्लावर में, फीमेल पार्ट अलग में होगा, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट कहेंगे। ठीक है, डन। यहाँ पे जो मेल पार्ट है इसे हम फिलामेंट्स भी कहते हैं, फिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है, और जो फीमेल पार्ट है इसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक, जब हम प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इन पार्ट्स को हम वहां पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वाज गिवन बाय द गे लुसेक। तो गे लुसेक के लॉ के बारे में बात की, इन्होंने अपना लॉ कब दिया, तो लॉ तो दिया था 1808 में, लेकिन अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये लॉ बेसिकली है क्या। तो इनका जो लॉ था वो आप देखेंगे कांस्टेंट मास और कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्रेशर कुकर। हम घरों में प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप राइस को किसी और खुले बर्तन में बनाइए, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने राइस को कुकर में बनाया है तो प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है, आपके राइस जल्दी कुक हो जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा अगर आपका मास एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई गैस है, उस गैस को आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो भागना शुरू कर देंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो उनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही लॉ आपका गे लुसेक लॉ के नाम से जाना जाता है, इन विच P इज प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, हमारे जो साइकिल के टायर्स होते हैं या व्हीकल्स के टायर होते हैं उनमें भी हवा हम भरते हैं, वो भी इसी लॉ पे बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बकमिस्टर फुलेरिन इज द नैनो पार्टिकल characterized by the spherical geometry and the hollow interior which contain how many carbon atom। देखिएगा जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन के कई सारे आपको एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स का मतलब होता है अपर रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड के अलावा आपने ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा, कोल के बारे में सुना होगा, वैसे ही होता है बकमिस्टर फुलेरिन। इसे हम C60 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस तरीके से एक फुटबॉल शेप में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडर पार्टिकल इज नोन एज। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जब हमारे घर में छत के ऊपर से एक लाइट आ रही होती है, और जब लाइट आती है तो आपने देखा होगा कि छोटे से पॉइंट से लाइट आ रही है, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं और लाइट स्कैटर्ड हो गई है। स्कैटर्ड हो गई है मतलब फैल गई है। तो लाइट का फैल जाना, इसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्लैंक इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, सबसे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है? तो आंसर है सेल कहलाती है। ठीक है, सेल दो प्रकार की होती है, यूक्रियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और ये जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली लिविंग सेल बॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी। ठीक है, जबकि जो सेल थ्योरी है, शेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्चाव, शेल्डन और शिवॉन। तो शेल्डन और शिवॉन का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी आपकी शेल्डन और शिवॉन ने दी थी। तो सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला पूछा है तो हमें पता है NH3। NH3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, which low calorie sweetener has the chemical formula C14H18N2O5 that is 200 times sweeter than the sugar। 200 गुना ज्यादा मीठा है शुगर से। इसको जनरली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्वीटनर। नाम क्या है? एस्पर्टेम। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम। यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया की एक उसकी बॉडी पार्ट से इस तरीके से एक पूंछ निकली होती है जो कि उसको मूवमेंट करने में मदद करती है। ठीक है, इसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, आप इसकी पीछे से टेल देख सकते हैं, इसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि इसको मूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनल इन द मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। यहाँ पे बोला है एक फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा, और उसमें वो कौन सी सेल है, मतलब एनिमल्स में वो कौन सी सेल है जिसमें आपको कैनल जैसा शेप्स देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉलर सेल। कॉलर सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कैनल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement about the cell theory is true? कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के बारे में सही है? तो सेल थ्योरी अभी हमने देखी, शेल्डन एंड शिवॉन ने हमको दी थी।
सेल थ्योरी बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है, बट इसका एक एक्सेप्शन है विच इज वायरस। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट होती है, इसलिए सेल थ्योरी वायरस में एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप लोग जनरली जब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, जैसे कि मैंने क्या किया, एक शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाया, तो शुगर और वाटर के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको हमने सॉल्यूशन नाम दिया। तो सॉल्यूशन जब भी हम बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जैसे कि शुगर, ऑब्वियस सी बात है आपने कम मिलाई होगी पानी में, तो इसे हम सॉल्यूट कहेंगे। और शुगर को मिलाया किस में गया है, घोला किस में गया है, पानी में, तो पानी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। बात समझ में आई? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, तो ये जो सॉल्यूट का परसेंटेज होता है उससे हम बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, मतलब सांद्र है या तनु है। अगर आपने पानी में 1 गिलास शक्कर मिलाई तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पानी में 10 चम्मच शक्कर मिला दी तो आप कहोगे ना ये तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया। तो आपने सॉल्यूट के हिसाब से बताया कि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि पानी में मिला रहे हैं और उसके बाद सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूट से ही हम डिसाइड करते हैं कि कंसंट्रेशन है या नहीं है। तो सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट आप गलत कर सकते हो। ठीक। In 1931, who recognized that an aromatic compound must have an odd number of pair of electrons, which can mathematically be written as 4n plus 2। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 में बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड है वो 4n+2 पाई सॉल्यूशन को या पाई फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। ये बात हमें हकल्स ने बताई थी, इरिच हकल्स ने ये बात हमें बताई थी। फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे ये है बेंजीन। बेंजीन में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 4n+2, रिंग कितनी है, एक रिंग है, n इज इक्वल टू रख दीजिए 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4+2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कितने पाई है, 1 2 3 4 5 और 6 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई बॉन्ड है, मतलब ये आपका कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको n इक्वल टू 1, तो 4n+2 आप लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4+2 इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। यार ये 6 तो ठीक है, 6 पाई बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन ये 6 पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एवोगाद्रो। तो एवोगाद्रो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, अगर इन्होंने की होती तो जे थॉमसन का नाम क्यों ही पढ़ना पड़ता, मतलब ये तो नहीं है। इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिफरेंस बताया था, नहीं भाई बिल्कुल नहीं बताया। क्या इन्होंने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस बताया था, बिल्कुल नहीं बताया। हाँ, इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल में रिलेशन बताया था, इन्होंने ये काम जरूर किया था, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का केमिकल नाम क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम गन पाउडर में भी करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी करते हैं, और फायर क्रैकर्स में भी KNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब पूछा गया है टाइटेनियम का मास क्या है। सो टाइटेनियम का नंबर भी हमें नहीं पता, तो नंबर और मास देखेंगे। नंबर है 22 और मास है 47.78। ठीक है, नंबर है 22 और मास कितना है 47.78, आपको टाइटेनियम का मास देखने को मिल जाएगा। साइनेप, साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, फिर जब आपका दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो दूसरा न्यूरॉन और पहले न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है जहाँ पे न्यूरो पाए जाते हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि सिग्नल को कैरी करने का काम कर रहे हैं। तो इस गैप को ही हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये गैप आपको मिलता है न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। When a magnesium ribbon is burned in oxygen, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात पूछी गई है। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाओगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब MgO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन एड ऑन हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन 1653 which French scientist observed that if some pressure is applied to any point of the incompressible fluid, the same pressure is transmitted to the all point of the fluid and the wall of the vessel। मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर हम एक पॉइंट पे वाटर के प्रेशर लगाएंगे तो ये जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल पे और वेसल की वॉल पे। ये लॉ किसने दिया था, और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, पास्कल लॉ आपने सुना होगा, जिसपे आज के समय पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती हैं। ठीक है, वही है ये ब्लेस पास्कल का नियम। अभी ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड जिनकी वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, जिसमें आपको ऑयल, हनी या फिर वाटर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ब्लेस पास्कल। ठीक है, आइडेंटिफाई अ मरीन एल्गी या एल्गा दैट इज यूज एज अ फूड। ऐसी कौन सी एल्गी है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके नाम पर एक सी का नाम भी रखा है, सी ऑफ ब्लैंक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सारगसम। ठीक है, सारगसम एक ऐसी एल्गी है जिसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, जो कि एक ग्रीन कलर की एल्गी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी के नाम पर अटलांटिक ओशियन में एक सी है जिसका नाम सी सारगैसो रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, most of the chlorophyceae have one or more storage body called the blank located in the chloroplast। तो यहाँ पर देखिए, आपको सभी को पता है जो पत्तियां होती हैं उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के मतलब फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती है और इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब बोला गया है कि ऐसे कौन सी एरिया है जहां पर खाना स्टोर रहता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि अधिकतर जो क्लोरोफाइसी हैं उनमें एक से ज्यादा आपको स्टोरेज हाउसेस देखने को मिलेंगे फूड को स्टोर करने के लिए। उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम पायरेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। पायरेनॉइड्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आप सेल देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो वैक्यूल जैसा खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये ही आपका पायरेनॉइड्स है जो कि स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा। हमारे ये एक और बात आप यहाँ याद रख सकते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो डबल सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है, तो ये वो मिनरल्स हैं, ये ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत है प्लांट्स को, इसलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं और हमारे शरीर को भी कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है या डिफिशियंसी हो जाती है तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, बोरॉन की कमी से किडनी में स्टोन हो जाता है, जिंक की कमी से इनफर्टिलिटी आती है। ठीक है, कॉपर की कमी से जॉइंट पेन होता है, वेट लॉस होता है। डन। Which measuring instrument consists of metal triangular frame supported on the three leg। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया गया है। Which measuring instrument consists of metal triangular frame supported on three legs used to measure the radius of curvature of an object, जैसे कि lenses और कर्व मिरर, इनके कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्फेरोमीटर।
इस तरीके से आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? विनेगर का इस्तेमाल एज अ फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है। CH3COOH इसका नाम है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसे हम एसिडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। Which of the following pair of physical quantities have the same dimension? ये ऐसे क्वेश्चन जनरली रेलवे बहुत ज्यादा पूछता है, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वर्क एंड एनर्जी। जहां काम होता है वहां एनर्जी लगती है, जहां एनर्जी लगती है वहां पे काम जरूर होता है। तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके MLT फॉर्मूला भी सेम होते हैं, ठीक है। वर्क अगर आपको डिफाइन करना हो, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। जैसे कि दीवार है, वॉल है आपके घर में, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, क्या वो डिस्प्लेस होती है? आंसर है नहीं, मतलब आपका वर्क डन जीरो है। अगर एक टेबल है, अगर आप उसको पुश कर रहे हो तो टेबल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब आपने काम किया है। तो काम को कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, और न्यूटन मीटर को हम यहाँ पे जूल के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर MLT फॉर्मूला निकालोगे तो ML2T-2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, इसकी यूनिट भी जूल है, और ML2T-2 इसका भी फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिफाई अ फॉर्माइट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी फॉर्माइट क्या होता है? जैसे कि अभी कोविड का दौर चल रहा था, कोविड के दौर में कहा जाता था यार लिफ्ट की बटन को प्रेस मत करो, या फिर स्विच बटन को प्रेस मत करो, इसमें वायरस हो सकता है, आप तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्लास। फोमाइट क्या होते हैं? एक ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं, जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है और जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ग्लास। डन। नेक्स्ट, the Nobel Prize in Chemistry in 1951 was awarded jointly Edmund Mattison, Macmillan and Blank for their discovery in the chemistry of the ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट। तो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए 1951 में किसे ज्वाइंटली नोबेल प्राइज दिया गया था? तो एक पर्सन तो एडविन मैकमिलन थे, और दूसरे पर्सन थे ग्लेन टी सीबॉर्ग। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिया गया है, ठीक है। अब ट्रांस यूरेनियम क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका वेट या मास ज्यादा होता है यूरेनियम से, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है यूरेनियम से, उन्हें इन्होंने ट्रांस यूरेनियम कहा। जैसे कि आप देखेंगे क्यूरियम, क्यूरियम क्यूरियम का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो 96 है, जबकि यूरेनियम का 92 है। तो हम यहाँ पे क्यूरियम को क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनियम कहेंगे। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन दे दिया कि बच्चे कुछ तो सही आंसर कर दो, ऐसा वाला सीन होता है इसके साथ। तो बेकिंग सोडा, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि खाने का सोडा, खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है। अगर हम इन जनरल बात करें तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू? कौन से इनमें से प्लांट टिश्यू है? पहला है मेरी स्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेरी स्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। अंतर क्या है? इनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है मतलब ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करेंगे? ये पौधों की वृद्धि करेंगे। परमानेंट टिश्यू जिनमें सेल डिवीजन नहीं होगा, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट काम करेंगे। परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल जाइलिम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द pH वैल्यू ऑफ अबाउट 14? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी pH वैल्यू 14 होती है? 14 होती है मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक सब्सटेंस होगा, सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा, जिसका इस्तेमाल हम अपने जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, सोप्स होती हैं, उनमें भी करते हैं, ठीक है। सोप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका सही नाम हो जाएगा। वैसे pH 7 किसका होता है? वाटर का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 7 का मतलब होता है आपका न्यूट्रल। 7 की अगर आप नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 से 6 के बीच में ये होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक, और 8 से 14 के बीच में होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। विच फूड रिक्वायर्ड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन
टू डाइजेस्ट फूड। ऐसा कौन सा फूड है जिसके लिए हमें बड़ी छोटी आंत की जरूरत है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए? तो ये होता है आपका ग्रास। ठीक है, ग्रास। तो बेसिकली आपको पता है ना, 3 प्रकार के जानवर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर और ओमनीवोर होते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट खाते हैं, हरी पत्तियां खाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काफी लंबा समय लगता है। इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बहुत बड़ी होती है, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है। जबकि जो कार्निवोर होते हैं, जो कि एनिमल को खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज होती है वो छोटी साइज होती है। ठीक है। Why does one get cramp after sudden physical activity? फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपको सुबह टारगेट दे दिया कि जाओ आप 1 किलोमीटर दौड़ कर आओ, और आप दौड़ कर आओगे और बहुत थक जाओगे और आपको ज्वाइंट में पेन होना भी शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपके ज्वाइंट में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने के के कारण जब हम सडनली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमको क्रैम्प्स होते हैं। The build up of the lactic acid in our muscles during the sudden activity causes cramps। ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी में ब्रेक डाउन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है यही जलन पैदा कर देता है मसल्स में। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर बोला गया है, जो प्लांट के अभी हमने टिश्यूज देखे थे ना, तो यहाँ पर सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक ऑफ किस चीज की कमी होती है? सेलुलर वॉल की, वॉक्यूल्स की, साइटोप्लाज्म की या न्यूक्ली की? कौन सी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी? सही आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हो, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सिंपली सर्च कर लेना पूजा जैन CA 247। ओके है। और जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक करके जरूर जाना। ओके, बाय बाय।